आज का जो टॉपिक है वो मार्केटिंग है। उसमें मार्केट रिसर्च, यूटिलाइजेशन ऑफ 4 P's, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ट्रेनिंग, ग्रूमिंग एंड क्रॉस कल्चर, CRM, ये 4-5 चीजें हैं। ये सेल्स और इसकी बहुत टर्मिनोलॉजी मिलती जुलती है। अगर इसमें मैंने ऊपर मार्केटिंग अभी नहीं कहा होता तो आपको लगता है कि ये दोनों एक के बाद एक टॉपिक है, ऐसा नजर आता है जनरलाइजेशन में, लेकिन ये वैसा नहीं है। तो आज हम इसमें शुरू करते हैं। और ये शॉर्ट में इसलिए हो पाएगा क्योंकि हमने पहला मॉड्यूल सेल्स को बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जो जो होता है उसको अलग अलग एंगल से अच्छे से समझने का प्रयास किया, अलग अलग केस स्टडीज या जो एग्जांपल्स दिए उससे कोशिश की और असाइनमेंट के माध्यम से समझने का प्रयास किया। और समझना तो अनवरत प्रक्रिया है, जैसे जैसे हम काम करते जाएंगे और जैसे जैसे हम अभी उसको रेफर करेंगे अपनी डिस्कशन से या अपनी समझ से, तो अपने आप आपके जो अंडरस्टैंडिंग और विजडम वो इंक्रीज होती जाएगी। तो आज हम बात करेंगे मॉड्यूल 2 की जो मार्केटिंग मैनेजमेंट पे है पूरी। तो पहला टॉपिक है इसमें इंटरनेशनल मार्केट रिसर्च, और हम इसको बिल्कुल थ्योरेटिकली लेंगे और थोड़ा थोड़ा हम उसको रेफर करते जाएंगे जो हमने पहले सीखा उससे। आपका जितना भी इससे रिलेटेड चीज है इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड, वो मैं किसी न किसी फॉर्म में कहीं ना कहीं पहले मॉड्यूल के टाइम पे लास्ट 3 वीक में बता चुका हूँ, लेकिन उसको वापस से रिकोड करना पड़ता है, वापस से रिकनेक्ट करके आपको बताना पड़ता है। हर चीज को देखने के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं और हमको उनकी वो अलग अलग दृष्टि जब समझ में आती है तब हम एक अच्छे डिसीजन मेकर बन पाते हैं, अच्छे प्रोफेशनल बन पाते हैं। तो इंटरनेशनल मार्केट रिसर्च क्या होता है उसकी बात करेंगे। तो जो ऑब्जेक्टिव होता है इंटरनेशनल मार्केट रिसर्च का वो होता है टू इवेल्युएट एंड सेलेक्ट द टारगेट मार्केट। क्या ये बात हमने पहले कही है? हमने कौन सा मार्केट चूज करना चाहिए वो हमने पहले डिस्कस किया है। उसको आज के डिस्कशन में भी मैंने आपको बताया, आपने क्वेश्चन पूछा तो ये सब अपने से पिछड़े कंट्री पकड़ रहे हैं, फिर मैंने आपको वापस ले जाके बोला क्योंकि हमारी कैपेबिलिटी जो मैन्युफैक्चरिंग की या रेगुलेटरी कंप्लायंस की जो है हम वैसा ही पकड़ेंगे। मार्केट मार्केट होता है तो इवोल्यूशन एंड सिलेक्शन ऑफ मार्केट, एग्जामिनिंग मार्केट पोटेंशियल, मार्केट अट्रैक्टिवनेस, मार्केट बैरियर्स, बैरियर्स मतलब रेगुलेशंस, इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन, सेल्स चैनल, कस्टमर सेगमेंट, कुछ और अन्य चीजें होती हैं जिसके आधार पर हम टारगेट मार्केट को सेलेक्ट करते हैं। अभी इसको थोड़ा सा ब्रीफ में डिफाइन करता हूँ। पहली चीज हमने देखी कि उस मार्केट में हमारी कंपनी का रेगुलेटरी कंप्लायंस हो सकता है क्या, तभी हमने वो मार्केट लेना है। अगर रेगुलेटरी कंप्लायंस है तो क्या उस मार्केट में कूद पड़ेंगे क्या? हम फार्मास्यूटिकल में जो प्रोडक्ट बेचते हैं वो क्या हेल्थ केयर इंडस्ट्री पूरी है क्या? नहीं। हेल्थ केयर इंडस्ट्री मतलब हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, मरीज, बेड, टेक्नीशियंस, नर्सेज, पैरामेडिक्स, दवाइयाँ, एम्बुलेंस, वेंस और पेशेंट्स, ये सब मिला के हेल्थ केयर इंडस्ट्री बनता है। उसमें फार्मास्यूटिकल क्या करता है, उसमें से एक कंपोनेंट जो लगता है दवाई, हम उसका बिजनेस करते हैं। अगर कोई ये कहे कि वी आर इन हेल्थ केयर बिजनेस, तो जिस आदमी को ये पूरा हेल्थ केयर सिस्टम समझ में आता होगा उसके लिए फार्मा बेचना आसान होगा। जो केवल फार्मा समझता है उसके लिए फार्मा बेच सकता है, लेकिन वो फार्मा फिर वो सेल करेगा केवल। लेकिन जो पूरा बिजनेस समझ रहा होगा, इसीलिए हमने जब इंटरनेशनल सेल्स की बात की तो हमने हॉस्पिटल्स की बात की, हम उस मार्केट की एनालिसिस की, मार्केट का पोटेंशियल की बात की। मार्केट की अट्रैक्टिवनेस का मतलब होता है कि मार्केट का पोटेंशियल तो है, लेकिन क्या वहां पर हमारे लिए स्कोप है क्या? वहां पर ऑलरेडी 250 कंपनी काम कर रही है और बिल्कुल एकदम थीन मार्जिन पे आ गए हैं सब लोग, तो वो अट्रैक्टिव नहीं है मार्केट। फिर मार्केट बैरियर्स मतलब वहां पर जाने के क्या बैरियर हैं। जैसे अभी हम कॉस्मेटिकल का एक प्रेजेंटेशन देख रहे थे, इस $10 की चीज $116 की हो जाती है माँ के गोडाउन में बहुत से। अगर दवाई है $1 की बेचो और वहाँ 160 की हो जाए तो महंगी होगी, तो वो एक बैरियर है। तो ये क्या बैरियर सब पे अप्लाई होता है या लोकल इंडस्ट्री भी है? अगर लोकल इंडस्ट्री है और हम पे टैक्स 60% लग रहा है तो हम कॉम्पीट कर पाएंगे क्या? वो वहां पर अगर महंगा भी बनाता होगा, $1.20 में, एक $1.2 में भी बनाता होगा, $1.50 में भी बनाता होगा, और हम $1 में बनाने के बाद भी टैक्स लगने की वजह से, ड्यूटी लगने की वजह से 160 में पड़ रहा है, तो हम कॉम्पीट कर पाएंगे क्या? ये बैरियर हुआ। इंटेंसिटी ऑफ कॉम्पिटिशन, जैसे अपन ने बात की कि 300 कॉम्पिटिटर्स हैं। अभी आप मार्केट में जाओ, पैरासीटामोल बनाने का अपन फैक्ट्री डाल देते हैं, चलो अपन पूरे इंडिया में पैरासीटामोल बेचेंगे, बहुत दबा के बेचेंगे। मार्केट में किसी दुकान पे जाके खड़े रहो, क्रोसिन से लेके XYZ जेनरिक तक के कम से कम 450 प्रोडक्ट आपको आपके सूरत में मिल जाएंगे क्रोसिन अकेले के। और सबकी रेट पूछना, क्रोसिन ₹15 में 15 गोलियां या ₹20 में 15 गोलियां आ रही है, दूसरी कंपनी ₹15 में 15 गोलियां दे रही है। ऐसे करते करते मार्केट में पेशेंट के लिए ₹12 में 15 गोली तक उपलब्ध है। रिटेलर्स के लिए यही ₹20 की गोली 18 में आती है, दूसरी कंपनी यही ₹15 की गोली 13 में देती है, जेनरिक वाला ₹10 की गोली ₹6 में देता है, और भी बिल्कुल कचरा जेनरिक वाला
वो 10 रुपए की गोली आपको 4.5 में देता है। अब आप कौन सी गोली बना के वहां पर ऐसे चले जाओगे जिसमें आप कमा लोगे? और लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि किसी को पैरासीटामोल बेचनी चाहिए कि नहीं बेचनी चाहिए, वो एक अलग डिबेट है कि वेदर वी हैव टू बी इन दैट बिजनेस और नॉट। लेकिन ओवरऑल हमको हमारे प्रोडक्ट का चेक कर लेना चाहिए कि उस मार्केट में हमारे प्रोडक्ट जो हम बेच पाते हैं या बेच सकते हैं उसकी क्या कंडीशन है। कि सेल्स चैनल क्या है? सेल्स चैनल का मतलब, जैसे अभी पिछली प्रेजेंटेशन में हम बात कर रहे थे कि हमने डिस्ट्रीब्यूटर को माल दिया, डिस्ट्रीब्यूटर ने रिटेलर को दिया और रिटेलर ने पेशेंट को बेचा, ये सेल्स चैनल। फार्मास्यूटिकल के केस में डिस्ट्रीब्यूटर को माल दिया, डिस्ट्रीब्यूटर ने होलसेलर को दिया, होलसेलर ने रिटेलर को दिया, रिटेलर ने पेशेंट को दिया। कुछ प्रोडक्ट फार्मा में ऐसे होते हैं जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर, होलसेलर से हॉस्पिटल्स को डायरेक्ट जाते हैं। इस तरह से अलग अलग, और उस चैनल को इसलिए समझना है कि किसका कितना परसेंटेज मार्जिन कॉमनली उस मार्केट में एक्सपेक्टेड है, कि वहाँ पर ऑलरेडी इस तरह के प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन कितना रहता है। तो हमको जब वो फैक्टर्स पता होंगे ना, तो हम हमारी कीमत के ऊपर वो फैक्टर्स लगाएंगे, या मार्केट की जो सेलिंग प्राइस है कंपटीशन के हिसाब से उसको बैकवर्ड कैलकुलेट करके हम देखेंगे कि 100 रुपये में जो चीज बिकती है मार्केट में, उसको इन सब के सेल्स चैनल के ऊपर लगने वाले खर्चे, मतलब रिटेलर को 20% या 30%, किसी में अपन ने देखा कि उसमें 65% डिस्ट्रीब्यूटर को मार्जिन रखा, तो वो रिवर्सली गिनेंगे तो पता लगेगा कि फाइनली जो बचता है पैसा, क्या उतने पैसे में हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे क्या। इसलिए सेल्स चैनल को देखना जरूरी है। और कस्टमर सेगमेंट एंड अदर्स, कस्टमर सेगमेंट्स ये समझना है कि ओवरऑल मार्केट तो देख लिया, लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट है अगर वो निश है, जैसे मैंने आपको बात की कि कार्डियक प्रोडक्ट है मेरा, ये 25 में बिक रहा है। जैसे म्यांमार की बात की, ये कॉस्मोस्यूटिकल है, ये 60 में, ये निश प्रोडक्ट है। तो मेरे को मेरा सेगमेंट दिख रहा है, मेरे को ये दिख रहा है, उसमें मार्जिन दिख रहा है, तो मेरे लिए वो फ्रूटफुल है, वेदर आई शुड गो फॉर इट और नॉट। तो इस तरह से इवोल्यूशन एंड सिलेक्शन ऑफ टारगेट मार्केट। सेकंड पॉइंट, प्रिपरेशन ऑफ न्यू सेल्स मार्केट एंट्री। नए सेल्स मार्केट में एंट्री की तैयारियां क्या होती हैं? प्रोफाइलिंग, मार्केट की प्रोफाइलिंग एंड प्रायोरिटाइजिंग ऑफ प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स, प्रोवाइडिंग शॉर्ट लिस्ट ऑफ टारगेट कस्टमर, टर्न की रेडी फॉर सेल्स मैनेजर्स, शॉर्ट लिस्ट ऑफ रीसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, इंटरमीडिएट्स, लॉजिस्टिक एंड अदर सर्विस फैसिलिटी। मतलब एज ए इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजर अगर हम किसी मार्केट में एंट्री करना चाह रहे हैं तो हमको क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। हमको मार्केट समझ में आना चाहिए, उस मार्केट की प्रोफाइलिंग करनी पड़ेगी। तो जो हमने एक कंट्री लेके एक कंट्री का प्रेजेंटेशन बनाना है, ये सब बात कर रहे थे हम, विभिन्न मुद्दे जो हमने सोचे, वो सब इसका हिस्सा है। वो वहां पर भी करना होता है और यहाँ पर भी करना होता है। सेल्स वाले आदमी को अगर वहां भेज दिया, अगर रनिंग मार्केट है, फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, $2,50,000 का मार्केट था, उस मार्केट में मैं जाऊंगा तो ये प्रोफाइलिंग करके जाने की जरूरत थी क्या मेरे को? नहीं, मैं पहले दिन ही पहुंच गया वहां, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट बिकता था। लेकिन क्योंकि मेरे को प्रोफाइलिंग, फलाना ढेकना सब समझ में आता था, तो मैं वहां जैसे ही एक बार जाके खड़ा रहा, मार्केट में लोगों से बात किया, इधर उधर से बात किया, तो मेरे को सेंस हो गया। क्योंकि आपके पास वो नो हाउ है, तो आप जैसे ही उसको ऑब्जर्व करोगे आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर क्या मिसिंग है, इसीलिए वो कर पाए। लेकिन अगर मैं नया मार्केट में भी जाऊं या उसमें भी जाऊं, तो उसको प्रोफाइलिंग या उसकी समझ पहले से डेवलप करना चाहिए। नए मार्केट की एंट्री की बात कर रहे हैं, जो मार्केट की रिसर्च है उसमें हमको ये भी देखना है कि वेंडर्स क्या क्या है, प्रोफाइलिंग, इवोल्यूशन, सिलेक्शन ऑफ सप्लायर्स, classification of detailed questions such as transportation, custom duties, payment procedure and others। अब दो चीजें करते हैं, जैसे मैं आपको कस्टम ड्यूटी, क्लियरेंस और वो सब कॉस्ट बता देते तो आपने तुरंत कहा कि ये तो डिस्ट्रीब्यूटर का काम है। अब मैं 3 अलग अलग किस्से सुना रहा हूँ आपको। एक कंपनी में मैं बैठा और मैंने एक मार्केट में एंटर किया। उस मार्केट की परिस्थिति को देखने के बाद मैंने पाया कि उस मार्केट में मैं ज़्यादा इन्वॉल्व होकर काम करूँ वो मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि मेरा टाइम और मेरा पैसा मेरे लिए नहीं डालना चाहिए कंपनी का। तो मैंने एक डिस्ट्रीब्यूटर पकड़ा, डिस्ट्रीब्यूटर को बोला कि भाई साहब आप किस रेट में लेते हो, इस रेट में लेते हो, मैं आपको इस रेट में ये प्रोडक्ट दूंगा, क्या आप लोगे? और इस तरह से जिसको प्योर सेल्स बोलते हैं, जिस तरह से आपने अभी तक वेस्ट कोस्ट या किसी कंपनी में करते हुए देखा, वैसे मैं गया और वैसे मैंने लोगों से बात की। और आपने जैसे कहा एक बार कि नाइजीरिया में से 3 कस्टमर है, वो मिल गए, वो आए, हमने 1000 को मेल किया, उसमें से 3 को जिनको चाहिए थी वो आए, उन्होंने भाव किया और ले लिए, हमने एक्सपोर्ट कर दिया। वैसे मैंने एक कंट्री में गया, वहाँ पर 25 लोगों को मेल किया, उसमें से 5 लोग मिले, उससे बात हुई, मैंने 2 कस्टमर को माल बेचने का तय किया, उनको माल दे दिया, तो मैंने उस प्रोडक्ट को $1 में बेच दिया। दूसरे मार्केट में मैंने इवेल्युएट किया, मुझे समझ में आया कि इस मार्केट में मुझे प्रोडक्ट देना है
और प्रोडक्ट देने के साथ में मुझे ये सपोर्ट करना है कि वो प्रोडक्ट को प्रमोट करना पड़ेगा, तो उस प्रोडक्ट की वैल्यू आएगी। तो मैंने उस ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढा जो उसके लिए सेल्स टीम हो, जिसके पास पहले कंट्री में जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो नाइजीरिया जैसा था। वो माल लेता है, खरीदता है, कंटेनर लेता है, कंटेनर को उतारता है और वो माल आ गया इसकी सूचना अपने होलसेलर और रिटेलर को पहुंचाता है, जहाँ से जितना ऑर्डर मिला उनको सप्लाई करता है, फिर मस्त रहता है। दूसरे कंट्री में मैं गया, वहाँ का डिस्ट्रीब्यूटर मैंने सर्च किया, मुझे ये समझ में आया कि मार्केट में उस प्रोडक्ट को प्रमोट करने से वो ज़्यादा बिक सकता है, उसका वैल्यू एडिशन हो सकता है बनिस्पत की मैं कंटेनर भर के भेज दूँ, वो कंटेनर उतार ले, खाली करके लोगों को थोड़ा थोड़ा पकड़ा के अपना पैसा ले ले, उसमें इतना मार्जिन नहीं है, उससे फ़ायदा नहीं है। तो मैंने दूसरे कंट्री में ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढा जो खुद सेल्स टीम हो जिसके पास, और उस सेल्स टीम को यूज़ करके वो सभी कंपनियों से जो प्रोडक्ट आते हैं उसको बेचता है। तो मैंने उससे बात की, उसको बेचा और उसको बोला भाई तू बेचना, तेरे को मैं प्रोडक्ट भी दे दूंगा, उसकी पीपीटीज और वो भी दे दूंगा, और विजुअल एड और छोटा प्रमोशनल मटेरियल भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, सॉफ्ट कॉपी में प्रोडक्ट का तेरे काम आ जाएगा, तेरे लोग बेच लेंगे। वो करके छोड़ दिया। मेरे को प्राइस मिली उसी प्रोडक्ट की $1.5। तीसरा मार्केट में गया जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर से मिला, बात की, डिस्ट्रीब्यूटर अड़ियल था। उसने कहा देखो भाई साहब, इस मार्केट में मैं माल लेता हूँ, अपने पास रखता हूँ, आप जहाँ बताते हो वहाँ सप्लाई करता हूँ, वहाँ से पैसा कलेक्ट करता हूँ, ये मेरा बिजनेस है, इसमें मेरे को 20% का मार्जिन चाहिए। वो डिस्ट्रीब्यूटर बिल्कुल वैसा डिस्ट्रीब्यूटर था जैसा आपका सूरत में बैठा हुआ डिस्ट्रीब्यूटर है, जो कंपनी का माल लेता है, उसको रिटेलर पे बेचता है या हॉस्पिटल में बेचता है, उस प्रोडक्ट को कंपनी के एमआर प्रमोट करते हैं, वो सेल करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर केवल डिस्ट्रीब्यूशन का और सेल्स का काम देखता है, मतलब फाइनेंशियल गुड्स का लेन देन और पैसा कलेक्ट करने का। मुझे समझ में आया, तो मैंने कहा कि ठीक है ये करेंगे। वहाँ 15 सेल्समैन चाहिए, 15 सेल्समैन मैं अपॉइंट करूंगा, उस पर बैठाने के लिए 3 मैनेजर चाहिए, 3 में मैं करूंगा। उसमें मैंने इस तरह से प्लान किया था, और वैसा प्लान करके हमने हिम्मत की कि भाई ये इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये कैश फ्लो होगा, ये खर्चा होगा, मैं करूंगा। उसमें मुझे वो प्राइस मिली $6 की, $1, $1.5, $6। सेम प्रोडक्ट, 3 अलग मार्केट, तीनों में अलग अलग मॉडल। एक में $1 का प्राइस मिला उस प्रोडक्ट का, दूसरे में $1.5 का मिला, और तीसरे में $6 का मिला। तीनों अपनी जगह सही है। क्यों? क्योंकि प्रोक्योरमेंट आउट ऑफ न्यू वेंडर्स। जब हम बात कर रहे हैं कि हमने उस मार्केट को समझा और जहां पर आवश्यकता लगी वहां जैसे वेंडर्स सर्विस प्रोवाइडर चाहिए थे वैसे हायर किए। ये जो पहला पॉइंट है ना, इवोल्यूशन एंड सिलेक्शन ऑफ टारगेट मार्केट, प्रिपरेशन फॉर सेल्स इन न्यू मार्केट, आप समझे, प्रोफाइलिंग, प्रायोरिटाइजिंग ऑफ प्रोस्पेक्टिव कस्टमर, प्रोवाइडिंग शॉर्ट लिस्ट ऑफ टारगेट कस्टमर, टर्न की रेडी फॉर सेल्स मैनेजर्स। तो उसके बेसिस पे हम आदमी हायर करेंगे, उनको ब्रीफ करेंगे, फिर उनको बोलेंगे कि इन टारगेट एरियाज में जाओ और इसको एक्सप्लोर करो, और वहां पर और क्या क्या पॉसिबल है वो बताओ। तो उनकी जानकारी, उनके मार्केट में काम करने से पता लगेगा कि नहीं नहीं सर आप कह रहे हो वो बराबर है, लेकिन इसके साथ में वहाँ 6 आदमी और भी है, 2 आदमी ये भी है। आप सोच रहे थे कि यहाँ 20 ही पेशेंट आते हैं, नहीं नहीं सर इसके वहां तो महीने में 400 पेशेंट आते हैं। इस तरह से वो आगे एक्सप्लोर होता जाएगा। शॉर्ट लिस्ट ऑफ रीसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, इंटरमीडिएटरीज, लॉजिस्टिक एंड अदर सर्विस फैसिलिटी, और ये सब चीजें जहां पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी। जैसे एक मार्केट है जहां मैंने $1.25 में या $1 में माल बेचा, वहां पर मेरा जो आप कह रहे थे ना कि हमारा उससे भाव तय हो गया, हमने उसको सीआईएफ कर दिया, एफओबी कर दिया, उसके बाद बाकी तो वो देखेगा ना। वो पहला मॉडल कोई गलत नहीं है, क्योंकि उस मार्केट की कंडीशन या मेरी कंपनी की कंडीशन वैसा बिजनेस करने के लिए मैं कर रहा हूँ। दूसरा बिजनेस जिसमें हमने उसको प्रोडक्ट दिया, उसके साथ में उसको नो हाउ दी, ये प्रोडक्ट ऐसे बेचते हैं, इसके देखो ये टेक्निकल डिटेल्स है, ये रखो और आप मार्केट करो। हमने इंसिस्ट किया कि आप मार्केट करके बेचो ताकि आपको ज्यादा पैसा मिलेगा, क्योंकि हमने उसको सिखाया ज्यादा पैसा कमाना सही तरीके से, तो इसलिए हमको $1.25 की रेट मिली, 1.75 की रेट मिली। और जिस मार्केट में हमने ए से जेड तक सब समझा, उसमें सब लोगों को ड्राइव करने की जिम्मेदारी खुद ली। $90,000 का जो इन्वेस्टमेंट हर साल जो करना है उस मार्केट में, वो करना हमने तय किया। तो अभी हमने ये 3 चीजें ऑब्जेक्टिव देखा इंटरनेशनल मार्केट रिसर्च का। अब आगे बढ़ते हैं। चौथा ऑब्जेक्टिव है शिफ्ट ऑफ प्रोडक्शन, country comparison, execution of feasibility study, lateral research of manufacturer, suppliers, manufacturing facility, personnel and more। आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग है कैपेबिलिटी कंपनी की, उसके हिसाब से इंटरनेशनल मार्केट रिसर्च है, उसका उपयोग ये है कि आपने सोचा कि मैं श्रीलंका में बिजनेस करूं, आपकी कंपनी XYZ टेबलेट बना सकती है, टेबलेट भी बनाती है ना, उसमें कौन सा भी टेबलेट बना सकते हो। आपको इंटरनेशनल मार्केट रिसर्च से पता पड़ा कि इस टाइप का टेबलेट का डिमांड ज्यादा है इस मार्केट में, जिसमें बिजनेस कर सकता हूँ,
तो आप प्रोडक्शन को शिफ्ट करोगे ना, इस तरह के प्रोडक्ट की जगह उस तरह के प्रोडक्ट बनाओगे। तो जो ऑब्जेक्टिव है मार्केट रिसर्च के वो ये है भाई, आपको आपकी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को रीऑर्गेनाइज करने का, ऑप्टिमाइज करने का उससे मौका मिलता है। आइडेंटिफाइंग न्यू टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस अब्रॉड, मार्केट रिसर्च करोगे आपको पता लगेगा ऐसी पैकेजिंग आती है, इस तरह से प्रोडक्ट बिकता है, या ये वाला प्रोडक्ट या ये मॉलिक्यूल आ गया है, अब ये वहाँ डिमांड में है, तो आप वैसा बनाओगे, उसके लिए सोच पाओगे। तो इंटरनेशनल मार्केट रिसर्च केवल माल बेचने के लिए नहीं होता है, उसके ब्रॉडर यूजेज है कि टारगेट मार्केट जिस पर काम करना चाहते हो वो पता कर सकते हो, मार्केट जिसमें नया मार्केट में जाना चाहते हो उसकी प्रिपरेशन में उसकी हेल्प मिलती है आपको, क्योंकि आपने पहले पता कर लिया है। प्रोक्योरमेंट ऑफ न्यू वेंडर्स, आपने उस मार्केट के हिसाब से अपने आप को अलाइन करने के लिए जो भी आपके जो स्टेक होल्डर्स चाहिए उन सबको आपने असेस करके उनको प्रोक्योर कर लिया, मतलब उनके लिए व्यवस्था कर ली है। फिर प्रोडक्शन की शिफ्ट, मतलब कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहिए, कौन सा नहीं बनाना है, या आपके यहाँ पर एक तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं तो उसमें से कि अलोकेशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेबिलिटी टू विच काइंड ऑफ प्रोडक्ट, ये आप सोच सकते हो। न्यू टेक्नोलॉजी और एप्लीकेशन को बाहर जो चलती है, आपको पता लगा कि कॉम्पिटिटर वहाँ इस तरह की पैकेजिंग में ऐसे ऐसे बेचते हैं। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, एक प्रोडक्ट आपको एल्यूमिनियम फॉइल में भी आता है, वही प्रोडक्ट आपका एलू फॉइल में भी आता है, वही प्रोडक्ट आपका डब्बी में भी आता है, प्लास्टिक डब्बी में। कौन सी कहाँ यूज करते हो, अगेन ये पांचवा पॉइंट है। टेक ओवर ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन टारगेट मार्केट, अगेन क्रिएशन ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म लीड्स, प्रोफाइलिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग, नेगोशिएटिंग, ड्यू डिलिजेंस। बड़ी कंपनी जो मार्केट में जब जाती है, फॉर एग्जांपल सन फार्मा ने बहुत सारी कंपनी को टेक ओवर किया, जापानीज कंपनी इंडिया में आके कुछ कंपनीज को टेक ओवर कर रही है, इंडियन कंपनीज ने बाहर जाके मैन्युफैक्चरर्स को टेक ओवर किया या यहाँ से टाई अप्स किए। तो उन सब के अंदर भी इंटरनेशनल मार्केट रिसर्च आपका रोल प्ले करती है, क्योंकि आप ओवरऑल मार्केट का जो होरिजन है, जो उसका बड़ा स्वरूप है, वो देख पाते हो, समझ पाते हो, और उसके अनुसार आप टाई अप्स करते हो। तो ये एमएनसी आती है और इंडियन कंपनीज को टेक ओवर करती है, या इंडियन कंपनीज बाहर जाके टेक ओवर करती है, तो खाली पैसा है और जाके कंपनी खरीद लेना ये थोड़ी है। कौन सी कंपनी खरीदना है, क्यों खरीदना है, कैसे खरीदना है, और किस में इन्वेस्ट करना है, किस में नहीं, ये सारे डिसीजंस इन सब मार्केट रिसर्च से मिलते हैं। तो ये थियोरिटिकल पार्ट है, जिसका उसमें से कुछ हिस्से हमको करने मिलते हैं, कुछ हिस्से किसी एक पर्टिकुलर लेवल पे करने के योग्य होते हैं, और कुछ हिस्से शायद हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन इसका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में होता है। व्हाई इज इंटरनेशनल मार्केट रिसर्च सो इम्पोर्टेंट? इंटरनेशनल मार्केट research shall identify new business opportunity and help assure a so-called area strategy which defines which geographical hemisphere needs to be covered. Again, टारगेट मार्केट कौन सा होना चाहिए, उसका कौन सा सेगमेंट काम का है, उसमें क्या बिजनेस हो सकता है, उसके बारे में आपको जानकारी मिलती है। जनरली मार्केट रिसर्च इंटेंड टू प्रोवाइड न्यू आइडियाज, कंपेरिजन्स, control information for marketing deciders. These deciders are found not only in marketing and sales, import and export positions, but also in new business development, in a strategy staff, in corporate planning department, of course within top management. ये जो सेकंड पॉइंट है, इसमें ये जो है ना लास्ट के 3 पॉइंट 4 5 6 ये कवर होते हैं। इंटरनेशनल मार्केट रिसर्च प्रोवाइड्स एन इंफॉर्मेशन बेस फॉर स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। हियर कॉम्पिटिटिव इंफॉर्मेशन नीड्स टू बी अवेलेबल अर्ली, फास्टली एंड विद द राइट फिल्टर्स। आपको प्रिसाइज मार्केट का स्कैन आपको समझ में आता है कि भाई कहाँ कैसा है। एक एग्जांपल बताओ, कैडिला फार्मा बिजनेस कर रही थी इंटरनेशनल बिजनेस में, और करते 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 उसको एक कंट्री में समझ में आया कि यहाँ कंट्री में हम लोग माल बेचते हैं और वो यहाँ आता है, और आने की वजह से इसकी ड्यूटी टैक्स लग के इतना हो जाता है और हम इतना कमाते हैं और हमारा सारा वॉल्यूम इतना आता है। उसने फिर उसको समझ में आया कि इतना वॉल्यूम यहाँ आता है और इसको वहां से बना के यहाँ भेजने में इतना खर्चा लगता है, और ये सब हो रहा है। और वहाँ की लोकल पॉलिसीज, मार्केट रिसर्च में उसको ये समझ में आया कि वहाँ की लोकल पॉलिसीज आज वहाँ पर लोकल प्लांट डालने को, इन्वेस्टमेंट को एनकरेज कर रही है। तो उसमें हमको फ्री जमीन मिलती है, आपको इंटरेस्ट फ्री लोन मिलता है 10 साल के लिए, उसमें से 30% 40% सब्सिडी मिलती है। ऐसे बहुत सारे, जैसे इंडिया में नहीं हुआ सोलन, बद्दी, हिमाचल प्रदेश में SEZ में आपको इंसेंटिव्स मिलते हैं, टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, ऐसे सब होता है ना, वैसे किसी कंट्री में ऐसा मिलता है, प्लस उसका वॉल्यूम भी बैठ रहा है। वो बोल रहा है कि मैं वहां से बना के यहाँ क्यों लाऊं, मैं यहाँ क्यों नहीं प्लांट डाल दूं। देन दे डिसाइडेड टू पुट द प्लांट इन इथियोपिया। तो कैडिला फार्मा has raised the plant in Ethiopia based on their market research. कोर फार्मा था अहमदाबाद में, वो लोग इंडिया से आईवी फ्लूइड बना के बेचते थे। कजाकिस्तान का नाम का कंट्री है, उस कंट्री में यहाँ से मतलब मालगाड़ी
अहमदाबाद से माल बन के मालगाड़ी के सारे डब्बे जितने कंटेनर होते हैं सारे भर भर के, ऐसी 4-4 ट्रेनें हर महीने जाती थी। ये 4 ट्रेनें भर के वहाँ सी पोर्ट पे जाती थी और फिर वाया 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 करके फिर वो वहाँ पहुँचता था। एक स्टेज ऐसा आया कि उनको समझ में आया कि इससे बेटर है कि मुझे उस कंट्री में प्लांट डालना चाहिए। तो दे रेज्ड ए प्लांट इन कजाकिस्तान, दे रेज्ड ए प्लांट इन ब्राजील, मेक्सिको, चाइना। तो इस तरह से डिसीजन डिराइव होते हैं। और कोर का जब बाद में क्लेरिस बना तो क्लेरिस में आई वॉज पार्ट ऑफ द चाइना बिजनेस डेवलपमेंट टीम। सो 8 साल से स्ट्रगल हो रहा है कि वहाँ बिजनेस स्टार्ट नहीं हो रहा है, हम लोग एक स्टेज पे पहुंच रहे हैं, वापिस से फेलियर हो जाता है, फिर गड़बड़ हो जाती है, उस पूरे प्रोसीजर का कंक्लूजन नहीं हो रहा है। Then I joined that team and then we concluded that we would be having a subsidiary there. So the decision of having a subsidiary there was based on my market research to have a decision to invest in that market by having it our own company. तो वो कंपनी लिया और फिर उसका लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल सेट किए थे। उसमें वहाँ पर चाइना में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी डालना था। तो लेटर ऑन दैट सब्सिडरी स्टार्टेड वन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन चाइना। तो इस तरह से डिसीजंस काम में आते हैं। What needs to be considered when executing international market research? International market research को करते समय क्या बातें कंसीडर करनी चाहिए? Strategic decision making requires an outstanding high quality information. Best therefore consider the following: globalization expert, to specializing commercial database, reputation and international experience, language skills and more. मतलब मार्केट में, इंडस्ट्री में केवल मार्केट रिसर्च के लिए कंपनीज है, उनका बिजनेस ही मार्केट रिसर्च करना है। और वो जो मार्केट रिसर्च करके जो डाटा बनाती है, उस डाटा को वो या उन रिपोर्ट्स को वो सेल करती है, या फिर उन मार्केट रिसर्च कंपनी को बड़ी कंपनीज हायर करती है कि आप हमारे लिए मार्केट रिसर्च करो और मैं इस मार्केट में इन्वेस्ट करके यहाँ पर बिजनेस बनाना चाहता हूँ, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कहाँ मुझे करना चाहिए, कहाँ स्कोप है, क्या थ्रेट्स हैं, क्या है, वो कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करके बताइए। तो वो उस बात का पैसा उनको देते हैं और वो उसको रिसर्च करके देते हैं। तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन एक्सपर्ट्स होते हैं उसमें एक्सपर्टीज होनी चाहिए, क्योंकि उसमें जो डाटा है वो जो आता है वो बिल्कुल प्रिसाइज होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव इंफॉर्मेशन नीड्स द राइट फोकस बट आल्सो नीड्स टू बी प्रोवाइडेड फास्टली एंड अर्ली इनफ इन ऑर्डर टू इफेक्टिव। जैसे एक किसी प्रोजेक्ट के लिए मार्केट रिसर्च करना है वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली मार्केटिंग डिसीजन लेने हैं, उसके लिए आपके पास इंफॉर्मेशन किसी कॉम्पिटिटर की या किसी तरह के मार्केट में जो सेलिंग का जो तरीका है वो बदल रहा है, उसके बारे में आपकी इंफॉर्मेशन बहुत लेट आती है। तो उस लेट इंफॉर्मेशन जब तक आती है तब तक वहाँ कुछ और बदलाव आ गया, तो उस इंफॉर्मेशन का कोई मीनिंग नहीं है। तो इसलिए वो फास्ट और अर्ली होनी चाहिए। Procurement of information may be done by internal staff, example Salesforce, internal research department and external market intelligence. ये सब में बात है एमएनसी की वर्किंग स्टाइल की है, जो अपनी जानकारी के लिए अपने को पता होनी चाहिए। तो जैसे आपने बोला कि आपने ऑस्ट्रेलिया के लिए सर्च किया, कुछ रिपोर्ट्स मिली लेकिन वो पेड थी, है ना? तो वो पेड इंफॉर्मेशन लेनी या नहीं लेनी, उसके डिसीजंस कैसे लेने चाहिए, उनको प्रोक्योर कैसे करना चाहिए इंफॉर्मेशन, उसके बारे में ये पॉइंट है कि इट इज़ टू बी डन बाय इंटरनल स्टाफ, सेल्स फोर्स या जो इंटरनल मार्केट रिसर्च डिपार्टमेंट है। तो जैसे आप एक रिसर्च कर रहे हो, अगर मान लो आज अपने को ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस करना होता, आपने इन्फॉर्मेशन निकाली जितनी निकली उतनी, उसके बाद आपने बोला होता कि नहीं नहीं सर, मेरे को ये 3 जगह पे ये रिपोर्ट मिली, इनकी कीमत इतनी मांग रहे हैं और इसमें इसका कंटेंट बता रहा है कि इसमें ये इन्फॉर्मेशन है, और वो कंटेंट एग्जैक्टली वैसा है जैसा हमको चाहिए पर्टिकुलर उन 3 में से एक में, और उसकी कुछ कीमत है, और वो कीमत हमको अगर जस्टिफिकेबल लगती है और हमको वो बिजनेस करना है तो हम वो रिसर्च बाय करेंगे ना। तो ये आपने करके देखा है, लेकिन इस तरह से उसको देखने का मतलब ये है। फिर इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च वाई इफ ए कंपनी इज टू सर्वाइव इन द इंटरनेशनल मार्केट प्लेस। लेकिन ये बात हम आज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर एसेंशियल स्किल्स की बात कर रहे हैं। हम इसको जनरलाइज तरीके से पढ़ रहे हैं, लेकिन ये पढ़ने का मतलब ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में कोई बिजनेस मैनेजर ये नहीं बोल सकता कि भाई साहब मैं तो एक्सपोर्ट वाला आदमी हूँ, मेरे को तो इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, सीआईएफ समझ में आता है, लेकिन मेरे को वो एमआर, सेल्स, प्राइसिंग कैसे बिल्ड होती है, सीआईएफ के ऊपर और क्या लगता है, मैं लॉजिस्टिक वाला थोड़ी ना हूँ, मैं ये थोड़ी हूँ, ऐसा नहीं होता। क्योंकि वहाँ किसी कंट्री में बिजनेस करने के लिए वो 15-15 लोगों को एक साथ भेजते हैं क्या, जो एसएमईज है या छोटे लेवल की या बड़े लेवल की जो इंडिया में कंपनीज हैं या बाहर भी है, उसमें एक ही बिजनेस मैनेजर होता है जो इनिशियली उसको इनिशिएट करता है। धीरे धीरे जैसे जैसे वो उसका साइज बड़ा होता है, आपके टीम बड़ी होती जाती है। लेकिन
A single person is involved, so a single person should know what is required and what is not, what is right and what is wrong, how to be done, how not to be done. He may not be expert, but he should be aware about it. तो इसलिए हम ये सब चीजें पढ़ रहे हैं. It is that it searches for method to reduce as far as possible the risk of making a wrong decision. This is why marketing research is so fundamentally important to the international marketing process. It cannot help a manager reduce risk to the point of zero. मतलब मार्केट रिसर्च कर लिया मतलब आपने बिल्कुल परफेक्ट कर लिया ऐसा नहीं है, बट इट कैन डेफिनेटली असिस्ट इन मेकिंग ए प्रॉपर डिसीजन बेस्ड ऑन नॉलेज एंड नॉट ऑन एजम्पशन. नहीं नहीं वहाँ तो होगा, ये शायद हो जाएगा, और आप उस मार्केट में जाके कुछ करना शुरू किया, आपने पैसा भी लगा दिया, आपने रजिस्ट्रेशन के लिए फाइल भी कर दिया, सब कर दिया, बाद में आपको ध्यान आया अरे वहाँ तो MHRA मांगते हैं या उस लेवल का काम चाहिए, अपने पास तो WHO भी बड़ी मुश्किल से. इसलिए ये एक एग्जाम्पल है बहुत हल्का सा, लेकिन ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको हमको समझना होता है. प्राइसिंग स्ट्रक्चर समझना होता है, हमको वो समझना होता है. क्यों? क्योंकि हमको प्राइसिंग नहीं करनी है, लेकिन हमको समझना इसलिए क्योंकि अगर हम उस मार्केट में वायबल ही नहीं होने वाले हैं और सब रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमको पता चले कि हमारा प्राइसिंग स्ट्रक्चर प्लस माइनस करके हमको बैठ ही नहीं रहा, तो फिर हम वहाँ पर वो पहले 2 साल की कवायद करके रजिस्ट्रेशन क्यों किया. स्टेप्स इन्वॉल्व इन इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च. तो इसमें वही जो चीजें हम लोगों ने डिफाइन की है, जैसे आप जो कह रहे थे ना कहाँ से मिलेगी चीजें डिटेल्स, तो वो इसमें बताया हुआ है. द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च शुड मेक श्योर दैट इट इज कमर्शियली वर्थ and the objective is practically possible. The planning phase in research process should take into account of the time scale, resources to carry out the work and expertise required to meet the objective. मतलब जो रिसर्च वर्क करना है उसका टाइम लाइन फिक्स करना होता है, उसमें रिसोर्सेज क्या लगेंगे वो सब डिसाइड, ये भी प्रॉपरली एक तरह का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है रिसर्च भी. इट इज नेसेसरी टू डिसाइड वेदर टू गो फॉर ए क्वालिटेटिव अप्रोच और टू टेक ए क्वांटिटेटिव अप्रोच अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग मार्केट कंडीशन. जैसे हमने आज रिसर्च की तो एक लेवल तक रिसर्च की, लास्ट टाइम आपने एक PPT बनाई, ये सब आपने कहा कि नहीं सर ये डाटा पेड था, आपने पैसा खर्च किया क्या? नहीं. क्यों? क्योंकि हमको आवश्यक नहीं था. लेकिन उसमें किस एक्सटेंट तक रिसर्च करनी है, क्या क्या जानकारी पता होनी चाहिए. जैसे मैंने आपको 1-2 PPTs बताई अभी मार्केट की स्ट्रेटजी, उससे ज़्यादा डिटेल और भी है, लेकिन हर स्टेज पे अलग अलग लेवल की उसकी रिसर्च की, क्योंकि जब जैसी आवश्यकता थी वैसी रिसर्च की. फिर वाइल फॉर्मेटिंग मार्केटिंग रिसर्च स्ट्रेटेजी वन शुड, ये बिल्कुल मार्केटिंग रिसर्च को करने के तरीके के बारे में बात करती है, उसको करने के मेथड के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग. ऑल एक्शन स्टेप्स इन्वॉल्व इन रिसर्च प्रोसेस. इट इज वाइटल दैट द सेकेंडरी डाटा मतलब जो नेट से और किताबों से मिलता है हमको, उसको सेकेंडरी डाटा बोलते हैं. और प्राइमरी डाटा मतलब जो हम खुद फील्ड में जाके देख के लिख के लाते हैं, नोट करके ऑब्जर्व करके. सेकेंडरी डाटा सोर्स टू बी यूटिलाइज्ड इट्स फुल पोटेंशियल एज वेल एज the data collected through the research project to make sure the questionnaire is more meaningful and effective. Decision as to how the questionnaires will be, मतलब कुछ चीज़ें क्वेश्चंस पूछ के या बात करके या मेल करके, या जैसे हमने लास्ट टाइम एक मेल लिखा था, उस मेल में हमने इंट्रोडक्टरी मेल था, लेकिन उसके साथ में हमने 2 क्वेश्चन भी छोड़ दिए. तो उस मेल का 2 पर्पस था, एक तो इंट्रोडक्शन देना और उसमें से कुछ जानकारी निकालना, है ना. इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजर को ये सब चीज़ें सुपरफिशियली पता होनी चाहिए और किस तरह से किया जा सकता है. हो सकता है किसी किसी प्रोजेक्ट में ऐसी आवश्यकता होगी बहुत डिटेल में प्रॉपर मार्केट रिसर्च ऑर्गेनाइज करने की जरूरत हो, तो हमको पता होगा तो हम उसको ऑर्गेनाइज कर पाएंगे, या हमारी रूटीन में जो काम में आती है वो देखना होगा तो वो कर पाएंगे. डाटा एनालिसिस स्टेज विल नीड टू टेक फुल अकाउंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च एंड द क्लाइंट्स नीड. मतलब ये रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार सोचना चाहिए, वैसा इस तरह से देखना चाहिए, इस तरह से मॉडलिंग करनी चाहिए. मैनी रिसर्चर विल आर्ग्यू दैट द मेथोडोलॉजी टू बी यूज्ड शुड बी डिसाइडेड इन द फर्स्ट स्टेज. मतलब रिसर्च करने की अलग अलग मेथोडोलॉजी होती है कि मतलब कौन से क्वेश्चनर बनेंगे, कहाँ से कौन सा डाटा आएगा, मतलब ये सब फ्रेम्ड स्ट्रक्चर होते हैं. तो ये सब इतनी डिटेल में आपको जाना नहीं पड़ेगा, लेकिन ये पता होना चाहिए कि इस एक्शन तक भी रिसर्चेस होती हैं. मार्केटिंग रिसर्च बिजनेस के लिए हर चीज आपस में कोरिलेट होती है, और उस कोरिलेशन से हमको आगे पता लगता है कि वेदर कि मैं वही प्रोडक्ट $1 में बेचता हूँ, $2.25 में बेचता हूँ, और $9 में बेच के $4.5 का खर्चा करके $4.5 कमाता हूँ. शुड आई गो इन ऑल द मार्केट्स इन द सेम वे? यस और नो? डिपेंड्स. शुड आई गो इन द फर्स्ट वे? यस और नो? डिपेंड्स.